यूनिट सेकंड, आहार संसाधन अथवा फूड रिसोर्सेस। भोजन हमें निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होता है: कृषि से, पशुपालन से, जल कृषि या मत्स्य उद्योग से। यद्यपि भारत आहार उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलंबी है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में आधुनिक कृषि तकनीकों द्वारा उत्पादन सतत रूप से बढ़ाया जाता रहा है। यद्यपि इस प्रक्रम में वातावरण का रासायनिक खादों के उपयोग और कीटनाशकों के उपयोग के कारण बहुत नुकसान भी हुआ है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अनुसार सतत कृषि आने वाले समय के लिए आवश्यक है। सतत कृषि वह प्रक्रम है जिसमें मृदा का संरक्षण रहे, साथ ही जल, पादप, जंतु, जीवीय संसाधनों का भी ह्रास न हो, इसमें पर्यावरण को हानि न हो और सामाजिक रूप से यह स्वीकार्य भी हो। अब अधिकतर कृषि फार्मों में एक फसल एक बार में उगाई जाती है। यह यदि इस फसल पर यदि कीटों का आक्रमण हो जाता है तो वह फसल बर्बाद हो जाती है तथा किसान को कोई आय भी नहीं होती। यदि किसान एक से अधिक फसलों की बुआई करता है तो उस फसल के चक्रण के कारण कीटों से कुछ हद तक हानि से बचाया जा सकता है। अतः बड़े फार्मों में एक प्रकार की फसल न उगाई जाकर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाएं और उनका चक्रण भी किया जाना चाहिए। किसान कार्बनिक पदार्थ खादों व कीटनाशकों के स्थान पर कार्बनिक खादों का उपयोग प्रारंभ करें, जिसमें गोबर की खाद तथा केंचुए की खाद आदि का उपयोग किया जा सकता है, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल मिलेगा और सतत विकास की तरफ बढ़ेंगे। संश्लेषित कीटनाशकों के स्थान पर अन्य कीटनाशक जो कि पादप उद्गम वाले हो सकते हैं, उनका उपयोग करने से या किसी अन्य एकीकृत कीट प्रबंधन के द्वारा कीटों का नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि केमिकल्स के अत्यधिक उपयोग से। अब यह है कि विश्व खाद्य समस्या का अगर वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम को देखा जाए तो बहुत सारे विकासशील देश जिनकी संख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, खाद्य उत्पादन इस बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप वृद्धि नहीं कर पाते। यद्यपि खाद्य का उत्पादन लगातार विश्व भर में बढ़ रहा है, लेकिन उसके अनुपात में संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण 105 में से 64 विकासशील देशों में यह समस्या पाई गई कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। भारत में कृषि बहुत बड़े भूभाग में की जाती है तथा सिंचाई की भी पर्याप्त व्यवस्था है। साथ ही 60 के दशक में हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न की समस्या काफ़ी हद तक सुलझ गई थी और उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी भी हुई। इस उत्पादन के लिए जो तकनीक उपयोग में लाई गई उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगने प्रारंभ हुए। जैसे हमारी उपजाऊ भूमि की उर्वरा शक्ति जिस गति से क्षीण हो रही है, उस गति से उसका पुनरुत्थान नहीं हो पा रहा है। नंबर 2, वन, घास के मैदान व जल स्थल वेटलैंड कृषि भूमि में तेजी से परिणत हो रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए खतरा है। तीसरा, मत्स्य आखेट की अधिकता के कारण यह संसाधन भी खतरे में है। मत्स्य आखेट के अंदर कभी कभी किसी तालाब या नदी में से हर आयु वर्ग की मछलियों को पकड़ लिया जाता है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचता है। आधुनिक समय में मानव के आहार की आदतों में परिवर्तन हुआ है। शाकाहार से मनुष्य मांसाहार की तरफ बढ़ा। इस आहार परिवर्तन के कारण कृषि के स्थान पर पशुपालन में बढ़ोतरी हुई। इस पशुधन के आहार उपलब्ध कराने के लिए कृषि भूमि का उपयोग चारा लगाने के लिए किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीब व्यक्ति को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्ध कृषि भूमि जनसंख्या वृद्धि के कारण कम होती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी के अंदर कृषि भूमि के टुकड़े होते जा रहे हैं। विश्व में 50 से 70 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रति वर्ष डिग्रेड हो रही है, उसका अवक्रमण हो रहा है। पोषक तत्वों का ह्रास व खादों व कीटनाशकों की अधिक उपयोग के कारण यह मृदा अपकरण हो रहा है। जल की कमी भी कम कृषि के लिए उत्तरदायी है।
जल भराव के क्षेत्र में जहाँ जल अधिकता में भी है वहाँ पर लवण की समस्या भी देखी गई है। फसली खेती में जीवीय विविधता के ह्रास के कारण खेती में उत्पादन कम हुआ है। कुछ कीट प्रतिरोधी फसलें जैसे चावल, मक्का, गेहूं का विकास हुआ जिसमें मूल जीनीय विविधता प्रभावित हुई है और जीनीय अभियांत्रिकी जोखिम भरा कार्य है जिसके का चलन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है और बीटी फसलों का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है जो कि आने जीनीय विविधता को प्रभावित कर रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि हानिकारक भी सिद्ध हो। अब है खाद्य सुरक्षा। लगभग 180 लाख व्यक्ति विश्व में प्रतिवर्ष भूखमरी के कारण मर जाते हैं अथवा अल्पाहार के कारण रोगों से प्रभावित होते हैं। दूसरा है खाद्य सुरक्षा सीधे तौर पर जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित है। साथ ही साथ जल की उपलब्धता पर भी कृषि निर्भर है। खाद्य सुरक्षा तभी संभव है जब सभी को समान रूप से वितरित किया जा सके क्योंकि इसमें से बहुत से लोग काफ़ी मात्रा में खाद का उपयोग भी करते हैं और उससे अधिक नुकसान करते हैं। छोटे किसानों को कुछ सहायता सरकार की ओर से दी जानी चाहिए जिससे कृषि कार्य को छोड़े नहीं। खाद्य पदार्थों की बिक्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित होनी चाहिए जिससे किसान को अधिक से अधिक लाभ हो। अब है जीनीय विविधता का ह्रास, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। आधुनिक कृषि के कारण फसलों की जीनीय विविधता में को अत्यधिक हानि हुई है। धान की भारत में परंपरागत प्रजातियां 30 से 50 हज़ार हैं जिसमें अधिकतर पिछले कुछ वर्षों में विलुप्त हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां केवल कुछ ही प्रजातियों के धान को पसंद करती हैं। कम प्रजातियों के कारण यदि बीमारी फैलती है तो हानि अधिक होती है तथा प्रजातियां होने के कारण यह मात्र संक्रमण कुछ प्रजातियों तक ही सीमित रह जाता है। पादपों की मूल प्रजातियों का संरक्षण लंबे समय तक खाद्य गारंटी के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 2025 से तक 60,000 पादप प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी। इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र निर्धारित होने चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर पुरानी प्रजातियों को पुनः जीवित किया जा सके। अब हमें दूसरी हरित क्रांति की तरफ बढ़ना चाहिए जिसमें पर्यावरण की संवेदनशीलता के रूप में लेना चाहिए और जैव विविधता संरक्षण, स्थानीय स्तर पर पादपों का संरक्षण भी अनिवार्य है। अब यह है कि खाद्य के साथ साथ भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ वैकल्पिक खाद्य स्रोत भी होने चाहिए। इसके अंतर्गत जंगली फल, गोंद, सैप का उपयोग किया जा सकता है। वनों की वनस्पतियों का औषधियों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पहाड़ों की ढलान पर जहाँ कम उपजाऊ मृदा हो, कम प्रचलित फसलों की खेती की जा सकती है। समुद्री खाद्य जैसे समुद्री खरपतवार का उपयोग भी भोजन के रूप में किया जा सकता है। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन द्वारा कीटों व अन्य हानिकारक प्रजातियों का नियंत्रण किया जा सकता है। इन वैकल्पिक व्यवस्थाओं के कारण हमारी मूल भोज्य पदार्थों के ऊपर दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। अब यदि हम देखें कि एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, पशुपालन के अंदर हम 4 प्रक्रम हो सकते हैं: गाय भैंस का पालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन और सूअर पालन। गाय भैंस पालन के अंदर इसका उत्पाद दूध, दही, पनीर, घी, मांस आदि है। प्रति उत्पाद चमड़ा है। इसके अलावा अस्थियां खाद के रूप में तथा कैल्शियम के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। इनके अंदर समस्याएं क्या है कि संकर प्रजातियों ने स्थानीय प्रजातियों को स्थानांतरित कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। देसी गाय दूसरी गाय के मुकाबले अधिक, जर्सी गाय के मुकाबले अधिक अच्छी क्वालिटी का दूध देती है। इसके अलावा जर्म प्लाज्म संरक्षण द्वारा प्रजातियों की विविधता का संरक्षण किया जाना भी गाय भैंस पालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, मुर्गी पालन। बहुत सी प्रजातियां स्थानीय तथा विदेशी मुर्गी पालन में उपयोग में लाई जाती हैं। ये उत्पाद के रूप में अंडे, मांस, इनके प्रति उत्पाद के रूप में खाद तथा मुर्गी के पंख आते हैं। और पालन की विधियों में केज कल्चर है, ग्रामीण विधि है, आधुनिक मुर्गी पालन और डीप लिटर सिस्टम इसके अंतर्गत आता है जिसमें मुर्गी पालन किया जाता है। भेड़ बकरी पालन के अंदर उत्पाद दूध के रूप में, ऊन और मांस के रूप में होता है और प्रति उत्पाद के रूप में चमड़ा और खाद के रूप में। और सूअर पालन के अंदर उत्पाद
तेल और मांस और बाल के रूप में किया जाता है। ये 4 कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में मछली पालन की अगर बात करें तो मछलियों की करीब 26,500 प्रजातियाँ विश्व में उपलब्ध हैं। भारत में 2,118 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठंडे जल में 154, सामान्य जल के अंदर 433, खारे जल में 171, समुद्री जल में 1360 प्रजातियाँ हैं। कुल मिला के 2,118 प्रजातियाँ भारत के अंदर मछलियों की पाई जाती हैं। राजस्थान में कुल 124 प्रजातियां मछलियों की पाई जाती हैं, जिसमें राजस्थान कैनाल परियोजना के अंदर 84। जोधपुर को अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 31 प्रजाति की मछलियाँ यहाँ के जलाशयों के अंदर पाई जाती है। भारतीय प्रजातियों के संरक्षण की अधिक आवश्यकता है। अब है मत्स्य संरक्षण की बात अगर करें तो संरक्षण का कार्य नया नहीं है। सम्राट अशोक के समय 246 ईसा पूर्व में इस संदर्भ में लेख मिलते हैं। उस समय जुलाई से अक्टूबर तक का समय मत्स्य आखेट के लिए वर्जित था, क्योंकि ये मछलियों का प्रजनन काल भी है। आज के समय में भी एक एक्ट बनाकर प्रजनन काल में मछली पकड़ना बैन किया हुआ है। आज भी स्वच्छ जलाशयों में, नदियों में जून से लेकर अगस्त तक आखेट प्रतिबंधित काल के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक तथा मानव जनित कारणों से बहुत से मत्स्य आवासों की हानि हुई है, जिसके प्रबंधन के लिए राष्ट्रों को मत्स्य राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी, रिजर्व्स आदि बनाने चाहिए, जिसमें मत्स्य जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। सन 1897 में इंडियन फिशरीज एक्ट बना, जिसमें मत्स्य प्रजातियों की सुरक्षा की जा सके। इस एक्ट के अंतर्गत मछली के जाल का मैश साइज रेगुलेशन आया, जिसमें छोटी आकार की मछलियों को पकड़ना वर्जित कर दिया गया। स्वच्छ जलीय सेंचुरीज में जीन द्रव्य जर्मप्लाज्म को बचाने के लिए मत्स्य पकड़ना मना है। जलीय संसाधनों की सुरक्षा की आवश्यकता है। इस संदर्भ में विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं। सभी जलाशयों की वस्तु सूची इन्वेंट्री बनाई जाए। जलाशयों का मनुष्य प्रजाति के प्रभाव निर्भरता का अध्ययन किया जाए। जलाशयों पर जंतुओं की निर्भरता का अध्ययन किया जाए और जलाशयों से आर्थिक लाभ राज्यों को कितने होते हैं इसका आकलन किया जाए और सामान्य जानकारी तथा प्रभाव का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। भारत में मुख्य समुद्री मछलियां जो कि मनुष्य द्वारा खाई जाती हैं, इसमें सार्डिन, मैकरल, हिल्सा, बॉम्बे डक, पर्च, पैम्फरेट, गार तथा उड़न मछली आदि मुख्य रूप से हैं। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों के अंदर पॉलीडेक्टाइलस, विद्युत मीन, स्टिंग मछली, इसके अलावा क्रस्टेशियंस के अंदर पेनियस इंडिकस प्रॉन या झींगा और पेलिमोन ये इसके अंतर्गत आते हैं। मोलस्का के अन्य जंतुओं के अंदर सीपिया, लोलिगो और ऑक्टोपस भी जल कृषि के अंतर्गत आते हैं। स्वच्छ जलीय खाने वाली मछलियों की अगर बात की जाए तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर भारत और उसके आसपास के देशों के अंदर कतला, रोहू, मृगल, कालबासु, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प ये 7 प्रजाति की मछलियाँ ही मुख्य रूप से पाली जाती हैं, जिसमें कतला, रोहू, मृगल और कालबासु स्थानीय इंडियन ओरिजिन वाली मछलियाँ हैं। ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प जो है ये विदेशी मछलियाँ हैं, जिनको एक साथ पालकर कंपोजिट फिश कल्चर किया जाता है। एक ही तालाब में 7 प्रकार की मछलियाँ एक साथ पाली जाती हैं, जिसमें उत्पादन बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त कैट फिशेज में मिस्टस, सैकोब्रैंकस, वेलेगो तथा ओम्पक आदि आती हैं। स्नेक हेड के अंदर ऑफिसिफेलस की प्रजातियाँ आती हैं। फेदर बैक के अंदर नोटोप्टेरस की प्रजातियाँ आती हैं और स्वच्छ जलीय क्रस्टेशियन के अंदर मैक्रोबैकियम रोजनबर्गी, इसके अलावा घोंगे और सीप भी भोजन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। अब अगर इन जलाशयों के अंदर प्रकार देखे जाएँ, 2 प्रकार से कल्चर चलता है, कल्टीवेशन 2 प्रकार चलता है। एक तो मोनोकल्चर जिसमें केवल एक प्रजाति का पालन किया जाता है। दूसरा है पॉलीकल्चर जिसमें एक से अधिक प्रजातियों का पालन किसी एक ही तालाब में किया जाता है। पॉलीकल्चर के अंदर उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ में तालाब की गहराई और उसके अंदर पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ और सप्लीमेंट्री फीड का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब ये कृषि से संबंधित कुछ बिंदुओं को पर अगर चर्चा करें तो विश्व की लगभग 25% फसलें मूल रूप से रसायनों के ऊपर निर्भर करती है। कृषि में खाद का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि मृदा की लवणता की मात्रा बढ़ा देती हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की कमी मृदा में पाई जाती है। पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य न्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में होते हैं, उनकी कमी को पूरा करने के लिए खाद के रूप में
इनका उपयोग किया जाता है। ये खाद अकार्बनिक भी हो सकते हैं और गोबर और केंचुआ खाद के रूप में कार्बनिक भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बोरोन, जिंक, मैंगनीज के अति सूक्ष्म मात्रा में पौधों के लिए आवश्यक होती है। जब भी फसल काटी जाती है तो मृदा की कुछ न्यूट्रिएंट्स, अति सूक्ष्म न्यूट्रिएंट मृदा से निकल जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की भरपाई खादों के रूप में की जाती है। अकार्बनिक खादों के उपयोग से मृदा की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तथा इनका बुरा प्रभाव फसलों पर भी पड़ता है। बाढ़ आदि आने पर रसायन जलाशयों में चले जाते हैं तथा जल पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। इन अकार्बनिक रसायनों के लिए अधिक से अधिक उपयोग मृदा की गुणवत्ता को और जल की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। अब यह कीटनाशकों के उपयोग की समस्याओं को अगर चर्चा करें खाद्य संसाधन के परिप्रेक्ष्य में, तो कीटनाशक केवल कीटों को नहीं मारते बल्कि बहुत से अन्य जंतुओं को भी मार देते हैं। अधिकतर कीटनाशक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं तथा वातावरण में उनका ह्रास आसानी से नहीं होता, अतः ये जल व स्थल मंडल में लंबे समय तक बने रहते हैं। डीडीटी एक ऐसा पहला कीटनाशक था जो कि 10 वर्षों के लंबे समय तक 1942 से लेकर 1952 तक मच्छरों के नियंत्रण करने के लिए अत्यधिक कारगर रसायन के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद के समय में मच्छरों ने इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली और यह प्रक्रम लगातार आज भी चल रहा है। डीडीटी का हाफ लाइफ आधा जीवन काल 10 वर्ष का है। यदि 100 किलोग्राम डीडीटी का उपयोग करते हैं तो 50 किलोग्राम 10 वर्षों तक मृदा के अंदर बनी रहती है, अतः इनका उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। लगभग सभी कीटनाशक जीव उत्कों में संग्रहित हो जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं। हानिकारक कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेते हैं, जबकि अन्य जीव कीटों को खाने वाले ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है तथा कीटों के प्राकृतिक शत्रु समाप्त हो जाते हैं। कीटनाशकों के संपर्क में लंबे समय तक रहने से जीन उत्परिवर्तन की होने की संभावना रहती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। अब यदि कीटनाशक इतने ही हानिकारक हैं तो हम उनका उपयोग बंद क्यों नहीं कर देते, क्योंकि ये कीटों को कम समय के अंदर मार सकते हैं, जिससे फसलों को नुकसान कम हो जाता है तथा उसकी पैदावार बढ़ जाती है। विकासशील देशों में कीटों के नियंत्रण के लिए कीटनाशकों के बिना लगभग असंभव है। अब क्या करें? इसके लिए वैकल्पिक कृषि एक विकल्प है, जिसके अंतर्गत सभी गैर परंपरागत विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। परंपरागत फसलों का बारी बारी से उपयोग एक प्रकार की फसल पर पूर्ण निर्भरता नहीं रहती और जैविक खेती जिसमें संश्लेषित रसायनों का उपयोग ना हो, ये करनी चाहिए। और क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए करने चाहिए। अब आखिर में यदि देखें कि कीट एक बड़ी समस्या है एग्रीकल्चर के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। विभिन्न विधियों द्वारा कीटों का नियंत्रण जिसमें रसायनों का उपयोग न्यूनतम किया जा सके, वो विधियां हैं। भौतिक अवरोधों का उपयोग करके कीटों को फसल तक पहुंचाने से रोकना, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण जिसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे फंगस, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस आते हैं, जिनका उपयोग करके कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। जैव रसायनों के उपयोग द्वारा, जीवाणु तथा विषाणु के उपयोग द्वारा, प्रोटोजोआ के उपयोग के द्वारा, कवक के उपयोग के द्वारा और रसायनों के न्यूनतम उपयोग से यदि आवश्यकता हो तभी किया जाना चाहिए, जिससे पादप उद्गम वाले रसायनों का उपयोग जैसे नीम का तेल, डोरिस रूट पाउडर, तंबाकू आदि का उपयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से फेरोमोन के उपयोग के द्वारा भी कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो कीट नियंत्रण के लिए केवल रसायनों के ऊपर निर्भर न रहकर अन्य वैकल्पिक विधियों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अंत में बढ़ती हुई आबादी के साथ भोजन की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ रही है। हमारे आहार की आवश्यकता भी शाकाहार से मांसाहार की ओर जा रही है। भोजन अधिक उगाने के लिए जंगलों को कृषि भूमि में बदला जा रहा है। इस क्रम में जंगल में पाए जाने वाले नाशी कीट भी कृषि भूमि की ओर आकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन नाशी कीटों के नियंत्रण के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे जल तथा मृदा का प्रदूषण भी हो रहा है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए हाइब्रिड प्रजातियों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। ये फसलें उत्पादन की कीमत तो बढ़ा ही रही है, साथ ही साथ यह मृदा के लिए भी उपयुक्त नहीं है। यंत्रों का अधिक उपयोग होने के कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही है। घास के मैदान तथा वेटलैंड्स,
तालाब आदि कृषि भूमि में परिणत किए जा रहे हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान हो रहा है। अधिक अच्छे उपकरणों की सहायता से मछली पकड़ने से अधिक मछलियां एक साथ पकड़ी जा रही हैं, जिससे आगे आने वाले समय में उनका उत्पादन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। स्थानीय प्रजातियों को जंतु व वनस्पतियों की संख्या तथा विविधता की कमी आ रही है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है। जीनीय अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित फसलें टेस्टेड नहीं होती, अतः लंबे समय तक हानिकारक हो सकती हैं। यह अभी सिद्ध नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद।